नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने बीजेपी शासित नगर निगम पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह से बीजेपी लोगों की घर और दुकानों को तोड़ रही है वो सही नहीं है। 63 लाख लोगों की दुकानों या मकानों पर बुलडोजर चल सकता है और यह आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। केजरीवाल बोले, हम खुद भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि दिल्ली खराब दिखे। दिल्ली 75 सालों में जैसा बसा है वो प्लान तरीके से नहीं बसा, लेकिन जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है वो गलत है। लोग अपने कागज लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी की भी नहीं सुनी जा रही। चिंतन के बाद बेणेश्वर धाम में राहुल गांधी की सभा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि आदिवासियों का इतिहास दबा रही बीजेपी, आदिवासियों को बांटने और कुचलने का बीजेपी काम कर रही है। दो विचारधाराओं की लड़ाई देश के अंदर चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि सबकी रक्षा करनी है, सबको जोड़कर चलना है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो बांटने, दबाने और कुचलने का काम करती है। बीजेपी दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है। एक हिंदुस्तान अमीरों और उद्योगपतियों का है और दूसरा गरीब आदिवासियों का है। हम एक ही हिंदुस्तान के पक्ष में हैं। आदिवासियों और कांग्रेस पार्टी का हमेशा से गहरा रिश्ता रहा है। जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो आपके लिए आपकी जमीन, जंगल और जल की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कानून लाए थे। बेणेश्वर में आज जब मेला होगा तो मैं आना चाहूंगा। यह आदिवासियों का महाकुंभ होता है। मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं इस महाकुंभ को और आकर एक बार फिर से बेणेश्वर की दर्शन करना चाहता हूं। वहीं चिंतन के बाद बेणेश्वर धाम में राहुल गांधी की सभा भी हुई और राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं और उनके जन कल्याणकारी कार्यों की जमकर तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार आदिवासियों के लिए बेहतरीन काम कर रही है। राजस्थान हेल्थ में सब प्रदेशों से आगे है। यहां स्वास्थ्य के लिए 10 लाख का बीमा है। दरअसल चिरंजीवी योजना में 5 लाख के बीमा को बढ़ाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में 10 लाख कर दिया था। कोई भी राज्य सरकार हेल्थ के क्षेत्र में इतना काम नहीं कर रही जितना काम राजस्थान में किया गया है। राहुल गांधी ने एक और बदलाव का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में जिस तरीके की योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में बनाई है, इसका आदिवासियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। वो कहीं भी रोजगार पा सकते हैं। देश में ही नहीं, वो विदेशों में जाकर भी रोजगार पा सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत और मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं। आप गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हो, आप शिक्षा, हेल्थ के लिए काम कर रहे हो। गहलोत सबके लिए काम कर रहे हैं, वो उद्योगपतियों के लिए काम नहीं कर रहे। बाकी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चंद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने बेणेश्वर धाम में हाई लेवल का ब्रिज का निर्माण भी किया, शिलान्यास किया और कहा कि आज सुबह मैंने बेणेश्वर धाम में दर्शन किए, मुझे खुशी हुई। यहां हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। हर साल लाखों आदिवासी यहां दर्शन करने आते हैं। बारिश के समय उन्हें बहुत मुश्किल होती है, इसलिए इस पुल का शिलान्यास किया गया और माना जा रहा है कि अगले 2 साल में यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो नवसंकल्प के बाद कांग्रेस की बेणेश्वर धाम में सभा, और इस सभा के मायने क्या है? कांग्रेस ने चिंतन शिविर के बाद जनता के बीच जाने का फैसला किया है। जनता के बीच जाने और आउटरीच कार्यक्रम करने का भी फैसला किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कांग्रेस को जोड़ा जा सके, कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ा जा सके। और इसका श्री गणेश करते हुए बेणेश्वर में राहुल गांधी की सभा कराई गई। सभा के जरिए कांग्रेस ने आदिवासियों को साधने की कवायद की है। प्रदेश के अलावा गुजरात, एमपी के आदिवासियों को भी सियासी संदेश दिया गया है। बेणेश्वर धाम आदिवासियों का माना जाता है आस्था का बड़ा केंद्र, प्रमुख केंद्र। गुजरात, मध्य प्रदेश के आदिवासियों से भी बेणेश्वर धाम की अटूट आस्था है। यहां सभा करने से 3 राज्यों के आदिवासियों में संदेश जाता है।
गुजरात में इसी साल चुनाव है। हाल ही में राहुल गांधी दाहोद में सभा कर चुके हैं। कांग्रेस 2 अक्टूबर से देश भर में भारत जोड़ो यात्रा भी निकालने जा रही है। तो आदिवासियों के महाकुंभ बेनीश्वर धाम को बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसका जिक्र किया था और आज इसका शिलान्यास हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बेनीश्वर में पुल का शिलान्यास करवाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, माकन और डोटासरा समेत बड़े नेता यहां मौजूद। संबोधन की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के स्वागत के साथ की और कहा कि राहुल गांधी का वागड़ की धरती पर स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और कहा कि प्रदेश में शानदार बजट पेश हुआ। चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, आपका पूरा इलाज निःशुल्क होगा, 10 लाख तक का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा मेरे एजेंडे में है। बुजुर्गों, विधवाओं, निशक्तजनों को पेंशन मिल रही है। शहीद कालीबाई के नाम से योजना शुरू की गई। गोविंद गुरु महंत महान संत थे। गोविंद गुरु के नाम से 10 करोड़ की लागत से पैनोरमा बन रहा है। बजट में इतनी घोषणाएं कि मैं क्या क्या गिनाऊं। 1 करोड़ 33 लाख परिवारों का बीमा कराया गया। कोरोना में शानदार प्रबंधन हुआ। देश में सबसे अच्छा प्रबंधन राजस्थान में हुआ। बिजली को लेकर आमजन को हमने राहत दी है। 50 यूनिट तक फ्री कर दी गई है। चुनौतियां आज देश के सामने हैं और आज जगह जगह दंगे करवाए जा रहे हैं। समझने की जरूरत है कि दंगों का फायदा आखिर किसको मिलता है। आज भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है। देश की अखंडता के लिए शहीद हो गए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बेअंत सिंह। इस दौरान विधायक गणेश गोगरा ने तीर कमान भेंट कर राहुल गांधी और अशोक गहलोत को वागड़ की पगड़ी भी पहनाई। वहीं बेनीश्वर धाम में राहुल गांधी की जनसभा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का स्वागत। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में लोगों को बांटा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जन जन तक जाएंगे। मोदी सरकार की गलत नीतियों को अवगत कराएंगे जनता से। शिविर में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने नई ऊर्जा का संचार किया है। हम सब आपके कंधे से कंधा मिलाकर भारत भ्रमण करेंगे। हमने बजट में आदिवासियों के लिए 500 करोड़ का बजट दिया है, प्रावधान किया और उसमें से एक बेनीश्वर धाम के लिए पुल का निर्माण, जिसका शिलान्यास करा दिया गया। तो आदिवासियों के महाकुंभ बेनीश्वर धाम में कांग्रेस की सभा वीरभूमि मेवाड़ में चिंतन के बाद वागड़ में श्री गणेश हुआ है। 132 करोड़ से बेनीश्वर धाम में बनने वाले पुल की नींव रखी गई, आधारशिला रखी गई। सभा के जरिए कांग्रेस ने बेनीश्वर में आदिवासियों को बड़ा संदेश दिया। दरअसल माही, जाखम और सोम ये 3 नदियों का संगम है और ये पवित्र संगम और इसके जरिए बेनीश्वर धाम से जो संदेश दिया गया है उसका मकसद है कांग्रेस को वागड़ की धरती पर मजबूत करना। कांग्रेस पारंपरिक वोट बैंक पर बना कर रखना चाहती है अपनी पकड़। बीते चुनाव में बीजेपी, बीटीपी ने भारी नुकसान पहुंचाया था। एक जमाने में आदिवासी अंचल में कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी। गांधी परिवार को सदैव पसंद रहा आदिवासियों का बेनीश्वर धाम। फिर बात चाहे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हो, उन्होंने भी सभाएं की और उन सभाओं के अंदर रिकॉर्ड भीड़ आती थी जब वो संबोधित करने पहुंचते थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहले भी यहां सभाएं कर चुके हैं। बेनीश्वर का संदेश न केवल राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्य यानी कि गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक जाता है, क्योंकि आदिवासी अंचल के लिए बेनीश्वर आस्था का केंद्र है और जहां जहां आदिवासी रहते हैं उनके लिए बेनीश्वर के साथ खुद का जुड़ाव है। और बात करते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत की, जहां आपदा जैसे हालात हैं। भीषण गर्मी के बीच सिंध प्रांत में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी के बंटवारे को लेकर अंतर प्रांतीय विवाद बढ़ने के कारण ऐसे हालात पैदा हुए हैं। सिंध यूनाइटेड पार्टी के नेता रोशन अली
बुरीरो ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीपीपी अब संघीय सरकार में सत्तारूढ़ संगठन और गठबंधन का हिस्सा है। फिर भी पंजाब से सिंध का पानी नहीं आ पा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंध में खेती और पीने के पानी की किल्लत के लिए पीपीपी सरकार जिम्मेदार है। आम लोग जहां बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं धनी जमींदार अवैध तरीके से नहरों से पानी ले रहे हैं। पीपीपी के राजनीतिक विरोधी और किसान पानी से वंचित रखे जा रहे हैं। और बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में छपे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इंटरव्यू की। लोगों के हितों के लिए संघर्ष करना ही एकमात्र रास्ता है। संघर्ष करते हुए अपने आप उभरता है नेतृत्व। महात्मा गांधी की नीतियों, उनके विचारों पर चलने की जरूरत है। कट्टर हिंदू थे गांधी, लेकिन अन्य धर्मों का भी वो सम्मान करते थे। हमेशा गांधी की विचारधारा पर चलती रही है कांग्रेस। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जो 6 कमेटियां चिंतन शिविर के दौरान बनाई गई थी, उनमें खेती और किसानी से जुड़ी जो कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। रिटायर होने के आखिरी दिन शिक्षक के कुकर्मों का भांडा फूटा। मालापुरम में एक सहायक प्राप्त हाई स्कूल से रिटायर्ड शशि कुमार, शिक्षक के रूप में 3 दशक लंबा केवी शशि कुमार का करियर रहा। 31 मार्च को रिटायर होने के बाद फेसबुक पर डाली एक पोस्ट, और पोस्ट पर प्रतिक्रियाओं में शशि कुमार पर आरोपों की बौछार हो गई। 75 से ज्यादा पूर्व छात्राओं ने यौन प्रताड़ना के आरोप लगा दिए। माकपा नेता और 3 बार मालपुरम का पार्षद रह चुका है शशि कुमार। पिछले महीने माकपा ने शशि कुमार को पार्टी से निकाला था। मालापुरम एसपी ने बनाई विशेष जांच टीम और शशि कुमार को गिरफ्तार किया गया। हिंदुस्तान टाइम का संपादकीय यानी कि एडिटोरियल, जिसकी टैगलाइन है अनदर यू टर्न ऑन फार्म पॉलिसी WT, कहे तो भारत पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद गेहूं के निर्यात पर पाबंदी, किसानों को नुकसान हुआ। एक बार फिर से भारत की कृषि व्यापार नीति को बड़ा झटका लगा। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल मार्केट में गेहूं की सप्लाई बिगड़ गई थी, क्योंकि दोनों बड़े सप्लायर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की सप्लाई बाकी देशों को करते थे, वो थे रूस और यूक्रेन। दोनों के बीच में जंग, और इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में गेहूं की सप्लाई बिगड़ गई। भारत से निर्यात की तैयारी हुई, लेकिन समय पूर्व गर्मी से फसल बिगड़ गई। घरेलू बाजार में कीमतों को थामने के लिए गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई। भारत को एक कारगर कृषि व्यापार नीति की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जारी किया है फॉर्म। आवेदकों से सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में जानकारी मांगी गई है। 2 पेज के फॉर्म में आवेदकों से और भी कई जानकारियां मांगी गई। क्षेत्र की प्रमुख 5 जातियां, उनके नेता, राजनीतिक अनुभव, पेशा, आमदनी आदि जानकारियां आवेदकों से मांगी गई। जल्द ही डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू करेगी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस। और बात करते हैं असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बुलेटिन की। दीमा हसाओ की होपलांग राजस्व जिले में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। शनिवार को हुई भारी बारिश से एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 9 जगह जमीन धंस गई है। रेल सड़क यातायात रुक गया है। 80 घरों को नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण राज्य के अन्य हिस्सों से कटा दीमा हसाओ इलाका, और इसको लेकर जो बुलेटिन जारी किया गया, उसके बाद चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि कईयों की जान चली गई है, कई जगहों पर संपर्क टूट गया, कई जगहों पर जमीन धंस गई। कांग्रेस के नवसंकल्प चिंतन शिविर की जो संपन्न हो गया, लेकिन चिंतन शिविर में जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। असंतुष्ट कहे जाने वाले J23 के नेताओं ने नहीं की आलोचना। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, विवेक तनख्वाह के रहे मीठे बोल। ये नेता जैसा पार्टी के बाहर बोलते रहे, वैसा कुछ नहीं कहा। दरअसल जल्दी ही
फाइनल होने वाले हैं राज्यसभा के टिकट, इसलिए कोई भी असंतुष्ट नेता बुराई मोल लेने के मूड में नहीं है। और अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स में बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष के इंटरव्यू की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी। अमित शाह ने बनाया 2023 के पंचायत चुनाव का रोड मैप और इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी की गई। जल्द ही बंगाल का दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा हर महीना करेंगे पश्चिम बंगाल का दौरा। त्रिपुरा के अंदर परिवर्तन हुआ। विप्लव देव की जगह मुख्यमंत्री बने हैं मानक साह। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस को दिखा जनाधार बढ़ाने का रास्ता। रविवार को अगरतला पहुंची तृणमूल सांसद सुष्मिता देव और त्रिपुरा के तृणमूल प्रभारी राजीव बनर्जी के साथ बैठक करेंगी। त्रिपुरा के पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिले 17% वोट और तृणमूल देख रही है त्रिपुरा में अपनी सरकार बनने की संभावना। क्या कांग्रेस में हार्दिक पटेल के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं? गुजरात प्रदेश कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष हैं हार्दिक पटेल। कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल करना चाहता है आरएसएस। बीजेपी में उच्च स्तर पर हार्दिक पटेल को शामिल करने के प्रयास और जो चिंतन शिविर उदयपुर के अंदर 3 दिन चला, जिग्नेश मेवानी आए, कन्हैया कुमार आए, लेकिन हार्दिक पटेल इसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से उनकी नाराजगी नहीं और अगले सप्ताह उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में क्या कांग्रेस के अंदर हार्दिक पटेल के रास्ते बंद कर दिए गए हैं और क्या वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं? कहा जा रहा है कि आरएसएस चाहता है कि हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल किया जाए। और बात करते हैं वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रकरण में बड़े अपडेट की। ज्ञानव्यापी में वजू खाने को प्रशासन ने सील कर दिया है। कोर्ट ने जगह को सील करने का आदेश दिया था। वजू खाने के तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। 12.4 फीट व्यास का शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है जो कह रहा है कि जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से गलत है। बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री मोदी का नेपाल दौरा। पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत और नेपाल के बीच में 6 समझौते हुए हैं। बुद्ध जयंती समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ, जिसमें कहा गया कि बुद्ध पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा पर मुझे लुम्बिनी आने का मौका मिला है। नेपाल सभ्यता और संस्कृति को सजोने वाला देश है। नेपाल की साझा आशा, साझा संस्कृति। नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। भारत में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। नेपाल के लोग भी राम मंदिर बनने से खुश हैं। नेपाल यानी तीर्थों और मठों का देश। बुद्ध बोध भी, बुद्ध शोध भी, बुद्ध विचार भी, बुद्ध संस्कार भी। भारत नेपाल दुनिया को दिशा दे सकते हैं। बुद्ध ने कभी चमत्कार से कल्याण का दावा नहीं किया। भारत नेपाल की दोस्ती मजबूत हो रही है। भगवान बुद्ध के संदेश को दुनिया तक पहुंचाना है। भारत नेपाल के संबंध हिमालय जितने अटल और पुराने हैं। अपने संबंधों को हमें हिमालय जितनी ऊंचाई भी देनी है। भारत नेपाल के सपनों को मिलकर पूरा करेंगे। हमारे युवा बुद्ध की शिक्षाओं के संदेश वाहक बनेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।